Namaste, this side Bharti Kaushik. As we had already started our ethics lecture series, so today we are going with the applied ethics part. Last topic में हमने क्या देखा था? हमने बायोएथिक्स के बारे में समझा था, लेकिन आज कुछ उन टॉपिक्स को हम लोग देख के जा रहे हैं कि बायो के अलावा जर्नलिज्म में, मिलिट्री में, आप बात कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब एरियाज में कैसे एथिकल वैल्यूज, जैसे हमने देखा था कि वैल्यू कैसे काम करती है, बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, इन सबको मिला के कि हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो भी आपके अलग अलग एरियाज में हम उनको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वो सारे के सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एथिक्स की वैल्यू कैसे इन्वॉल्व होती है। जैसे एक बार हम फर्स्ट देखेंगे बिजनेस एथिक्स में, वैसे ही हम देखेंगे मिलिट्री एथिक्स में, पॉलिटिकल, पब्लिक सेक्टर, पब्लिकेशन एंड एनवायरमेंट। देन आ जाता है कि एथिक्स का जर्नलिज्म में कैसे रोल प्ले होता है, आपके स्पोर्ट्स में एथिक्स कैसे, मतलब एथिक्स कैसे एक एथिकल लेवल पे आप स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ जाएंगे, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम साइबर एथिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस का एथिक्स क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बिजनेस, अगर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल एक इंसान को पनीर या फिर दूध से, जैसे डेयरी प्रोडक्शन होते हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस बनाना है, एक इंसान जिसको स्टेशनरी से रिलेटेड बनाना है, क्या उन दोनों के एजेंडा में कुछ चीजें कॉमन है? जैसे कि पैसा कमाना डेफिनेटली एक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें कॉमन होंगी। जैसे क्या कि वो जो भी समाज के अंदर एक नया प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, उसके अंदर वो वैल्यूएबल चीजों को देंगे जो इंसान अगर खाने की कंजप्शन को लेकर है तो उसके हेल्थ बेनिफिट को हम लोग को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। वैसे ही हम कुछ स्टेशनरी का बना रहे हैं तो वो बच्चों के यूज के लिए इस तरीके का हो, चाहे वो पॉकेट फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन वो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोर एजेंडा यही है कि वो समाज के हेल्प के लिए हो, है ना। तो दोनों का काम क्या हो गया, समाज के लिए वो अच्छे से काम करें, ट्रांसपेरेंसी रखें और उसमें रहने वाले लोग भी ऑनेस्टी के साथ काम करें। तो बिजनेस एथिक्स में क्या हो जाता है कि जब हम देखो, यहाँ पे दो चीजें लेके चलनी है। एक, जब आप किसी बिजनेस में आप खुद एक ऑनर है तो आप में क्या क्या चीजें कॉमन होगी, आप काम करेंगे समाज के लिए, आप नया प्रोडक्शन बना रहे हैं, आप अपनी देश में जीडीपी में आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं। अब मैं बात करती हूं उन लोगों के बारे में जब आप एक एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो जब भी हम कहीं प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। हमें ये चीज चाहिए कि जहां हम काम कर रहे हैं, कंपनी हमारे लिए फेयरली काम करे और हम भी कंपनी के लिए फेयरली काम करें। तो ये कुछ कॉमन एजेंडा हो गए। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि कवर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए कि फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर आपको यहाँ पे एथिक्स के लेक्चर पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ नोट्स के साथ मिलकर आपके क्या बना रही हूँ, मतलब इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम करूंगी तो वहां के जो नोट्स है या वहां से जो भी मैंने टेक्निकल मैंने हेल्प ले रखी है वो कोर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हो गई, है ना। उस पर मेरा पर्सनल राइट नहीं है। जब तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे उनके साथ ऑनेस्टली और उनका कोई भी जो मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो किसी से शेयर करना नहीं बनता है। अगर मैं बिजनेस में एथिक्स की बात करती हूं तो फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑल एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं। जैसे हायरिंग की, फॉर एन एग्जांपल, हमें हायरिंग करनी है तो क्या एक सही तरीका है हायरिंग करने का कि आप एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की तरह जाते हैं। आप जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर आपके naukri.com हो गए, वहां पर आप जाके एक हायरिंग प्रोसेस के बारे में डालेंगे दैट वी आर लुकिंग फॉर द फ्रेशर्स, या फिर एक वो सही तरीका है क्योंकि आप किसी बंदे को जानते हैं और हो सकता है उसमें वो कोर उस पर्टिकुलर चीज को लेके इंफॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन आपने उसको हायर कर लिया। तो व्हाट कुड बी द बेस्ट थिंग कि आप लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। लोगों के पास वो स्किल है उस जॉब को लेने की तो वो उस पर अप्लाई करेंगे और उस जॉब को ले पाएंगे। तो ये हो गया एथिकल ग्राउंड पे सही तरीका। फिर देखिए, फाइनेंस, मार्केटिंग और आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम कहीं पर भी, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ पीजीटी। आपने सुना ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, टीजीटी होते हैं। क्या ये आपने इन दोनों का पे स्केल क्या होता है? इनका दोनों का पे स्केल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जिस तरीके का फाइनेंस, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंजेस लेकर आएगी आपके पे स्केल्स में, तो दोनों का पे स्केल अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीजीटी वाले का पे स्केल टीजीटी वाले को मिल जाए, क्योंकि वो आपका पर्सनल, उससे आपका क्या कहते हैं, पर्सनल कोई आपका उनके साथ लिंक है। तो एथिकल लेवल पे ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन जो आप कह सकते हो कि जो हमारे एक तो पब्लिक स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले स्कूल होते हैं, एक आपके जो कुछ प्रोफेशनल सेटअप्स होते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर उतनी वैल्यूज ना हो लेकिन उनका पे स्केल काफी अच्छा हो। तो वो फाइनेंस की, अगर आपने बाकी टीचर्स को अपने इक्विवेलेंट नहीं किया क्योंकि समवन इज नोन टू यू, तो आपने उसको ज्यादा अच्छे पे स्केल पे आपने रख लिया। वही हम बात करते हैं मार्केटिंग और सीएसआर के लिए कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है
और या फिर उस प्रोडक्ट का जो एजेंडा है वो सिर्फ इतना है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों में लोगों में बट जाए, वो आपका बिक जाए। तो उसके लिए कुछ आप ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके लेके जाए ताकि एक बार वो चीज आपके पास से बहुत अच्छे लेवल पे बिके। लेकिन जब लोग आज के टाइम पे क्या है ना कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो अगर आपने वहां पे गलत रिव्यू कर दिया तो हो सकता है धीरे धीरे एक बार तो आपने अच्छा खासा उस पर्टिकुलर चीज से कमा लिया, लेकिन लेटर ऑन यू विल नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, राइट। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, बहुत सारे आपके अलग अलग कॉर्पोरेट के सेक्शंस होते हैं, उसमें लोग कैसे काम करते हैं कि हमें हमारा एजेंडा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोई आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रही हूं, उनका काम क्या है? नए नए इनोवेशंस पे काम करना, या फिर वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं आईटी के थ्रू उस चीज के ऊपर वो काम करें। लेकिन उसके साथ साथ उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट रखें। सेम चीज में अगर मैं बात करूं किसी मेडिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, उनका भी एक मतलब कि इनमें ये एक म्यूचुअल कंसर्न हो सकता है, ताकि हम सब इस चीज को लेकर सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें। चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट में आपका क्या लिंक क्यों ना हो, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लेकिन हमारा कुछ एजेंडा हमारे कॉमन होते हैं, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि बिजनेस एथिक्स कहां काम करेगा, आपके प्राइवेट और आपके जो गवर्नमेंटल बॉडी होती है, दोनों में ये कुछ चीजें हैं जो कि दोनों जगह पर आपकी कॉमनली काम आनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग बिजनेस एथिक्स को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं मिलिट्री एथिक्स के बारे में। मिलिट्री में एथिक्स का क्या रूल है? मिलिट्री में एथिक्स का रूल क्या हो गया कि जो भी हमारा वॉर है ना, क्राइटेरिया उसका जस्टिफाई होना चाहिए कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया है तो ही हमने उनको रिटेलिएट किया है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हम जाके उनको सीधा अटैक कर सकते हैं। दो पाकिस्तान वो कर रहा है तो एथिकली गलत कर रहा है ना। देखिए, अब बात करते हैं कि लॉस ऑफ वॉर, यानी राइट और रिस्ट्रिक्शन इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे कुछ जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई वॉर होती है तो उसके अंदर कुछ उसको लिमिट किया जाएगा कि आप इसी तरीके के वेपन्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी न्यूक्लियर एम्पावर्ड है, तो क्या हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास नो फर्स्ट पॉलिसी वाला रूल हम लोग अपनाएंगे। तो ये क्या हो गया कि आप उन राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, जस्टिफिकेशन फॉर इनिशिएटिंग मिलिट्री एक्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जाम्पल कुछ साल पहले हमारे अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया गया था पाकिस्तान में, राइट। तो उनके पास इस चीज के लिए जस्टिफाइड, दो उनको कैप्चर कर लिया गया, उनके साथ इनह्यूमन तरीके से बर्ताव भी किया गया, लेकिन उनको मारा नहीं गया क्योंकि इंडिया की तरफ से उनके पास प्रेशर था। वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला पर्सपेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको ना जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मिलिट्री एक्शन एक तो लिया क्यों गया है, और अगर क्योंकि फिर वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यू नीड टू बी अकाउंटेबल, राइट। अब देखिए, टारगेटिंग डिसीजन का मतलब होता है किसको एंगेज करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मैं अगर इंडिया का ही आपका बात करूं कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया हो गया, तो वहां पे तो सिविलियंस भी रहते हैं। तो जो हमारे आर्म फोर्स हो गई और जो हमारे मिलिटेंट हो गए, मतलब मिलिटेंट जो दूसरी कंट्री से हैं या फिर जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके बीच में देयर कैन बी अ चांस। तो दोनों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां सिविलियन को इस चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दो जिन लोगों में लड़ाई हो रही है उन्हीं लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट होना चाहिए। फिर देखिए, चॉइस ऑफ वेपनरी का मतलब यह होता है जो कि आपका हम क्या करेंगे, हम इस चीज को मतलब कि अगर आपने कोई वेपन यूज किया है तो वो भी पहले डिसाइडेड हो, और अगर आपका परमिसिबल कोलेटरल डैमेज का मतलब है दैट यू नीड टू टेक यू हैव टू बी अकाउंटेबल, कि अगर आपने किसी कंट्री में किसी एरिया में अगर वो डैमेज किया है तो आपको उस चीज की भरपाई करनी पड़ सकती है। फिर देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ हैंडलिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब, पहले के जमाने में क्या होता था कि प्रिजनर्स को मतलब रख लिया जाता था, उनको स्लेव बना के रखा जाता था। लेकिन आज के दिन में अगर मैं बात करूं, जब हम एथिक्स का मिलिट्री में एक्शन देखते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई उस देश से है ना, वहां पे जो भी उस मिलिट्री एक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे, वो अपनी देश की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करने के लिए, आपकी उस सॉलिडारिटी को मेंटेन करने के लिए, वहां पे कोई भी ऐसा अटैक ना आए कि वहां की जनता सेफ रह सके, वो उसके लिए वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका वहां पे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तो पर्सनल ग्रज नहीं है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ हैंडलिंग प्रिजनर्स भी होना चाहिए कि उन कैदियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में आतंकवादियों को पकड़ के जेल में डाला गया, तो क्या उन्हें मारा गया? नहीं, उनके लिए जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे जेल के, वो उनको दिए गए हैं। यही प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें मिलिट्री के अंदर एथिक्स रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम ना इंटरनेशनल एथिक्स में भी, इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, और इनको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ना मिलिट्री एथिक्स को हम दोबारा देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, जहां हम बोलते हैं आपका पॉलिटिकल एथिक्स। पॉलिटिक्स में एथिक्स कैसे काम करता है? अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल एक आपके एमएलए या फिर जो एमपी की बात नहीं कर रही हूं, जो एक रीजनल लेवल में हम जिनको वोट देते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्कूल हो गए, गवर्नमेंट आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, उनको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, जिससे
जो मास यूज करती है ना। तो पॉलिटिकल इसका क्या मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर जो रीजन है उसके अफेयर्स को, मतलब जो भी आपके सिविक अफेयर्स हैं उस पे वो काम करते हैं। तो अब इसके अंदर ना दो कोर एरियाज आ गए, कौन कौन से। एथिक्स ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आप कितना ज्यादा कंसर्न, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एथिक्स ऑफ ऑफिस को मैं डिटेल में देखती हूं। देखिए जैसे I'll take an example like मैं आई डोंट वांट टू टेक एनी लाइक स्पेसिफिक पर्सनालिटीज, आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ठीक है। एक जो कि, और अगर सेम पार्टी के भी लोग हैं लेकिन एक का काम करने का तरीका बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, वो जनता के लिए अकाउंटेबल है, लोग उस पर रिलाय कर रहे हैं, तो ये उसका खुद का पर्सनैलिटी हो गया जो उसने डेवलप किया क्योंकि उसको समाज की सेवा करनी थी। एक ने उसको डाइल्यूट कैसे कर लिया कि वो उसको वोट मिल गए, वो पावर में आ गए, लेकिन पावर का मिसयूज हो गया। तो एथिक्स बोलता है कि जो भी प्रोसेस है उसमें कुछ कुछ चीजें कॉमन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जनता उसके लिए अकाउंटेबल हो, उसका जो काम करने का तरीका है वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, जैसा बोला गया वैसा किया जाए, ताकि आरटीआई जैसी चीजों को बार बार यूज में ना लेके आए। अब बात हो गई कि हम एथिक्स में पॉलिसी का कैसे काम करेंगे। अब जैसा इंसान होगा वैसा ही पॉलिसी फ्रेमिंग करेगा, यानी कि अगर आप जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ, देखो पॉलिसी के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे आपको उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसमें ग्राउंड लेवल पे कितना काम होना चाहिए, मतलब कि अगर आप मैं टेक्निकल भी देखूं और अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो दोनों को मर्ज करके आप कुछ पॉलिसीज को बनाते हो ताकि जनता को उसका फायदा हो सके। लेकिन अब पॉलिसी का अंदर हम एथिक्स का क्या देख रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपको जो भी पॉलिसी बनानी है उसमें जस्टिस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये किसी के लिए इनजस्टिफाइड ना हो। उसके बाद इक्विटी को आप देखेंगे, मतलब लोगों में समानता को मेंशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई टेक एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यहां पर किसी धर्म, किसी कास्ट या किसी भी बेसिस पे उसको हमने मतलब डिसइंटीग्रेट किया नहीं, चाहे वो बेटी गरीब के लिए हो, चाहे वो बेटी अमीर के लिए हो, या फिर वो किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करती हो, ये पर्टिकुलर पॉलिसी सब में इक्विटी को मेंटेन करेगी। तो यहाँ पे हमारा मेन एजेंडा क्या है, इक्विटी को मेंटेन करना, पब्लिक गुड के बारे में सोचना और हमारा सोसाइटल इंपैक्ट उस पर पॉजिटिव ही आए, ये हमारी कोशिश है। तो दिस इज व्हाट एथिक्स ऑफ पॉलिसी। अब होता है कि इसके हम कुछ 3 प्रिंसिपल है जिसको हम लोग एथिक्स को हम देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या रहेंगे। देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पावर है ना वो कैसी है, लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल रिसेंटली आपका एक बिल पास हुआ था वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, तो अगर हम वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोगों को वो रिजर्वेशन चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन ने उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर लाइक मतलब जब कोई बिल पास होता है तो उसमें जब आपने अपना वोट दिया तो वो आपका बिल पास नहीं हो पाया, यानी कि अगर आप इवन मेजॉरिटी में भी आ गए हैं तो भी आपकी पावर क्या हो गई, लिमिटेड। इसीलिए सामने वाले के पास पूरा अधिकार हो जाता है कि उसमें अगर कोई नया अमेंडमेंट लेकर आना है तो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि वो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी जनता के, आप भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आपकी फिर भी पावर आपकी लिमिटेड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, रूल, इंस्टीट्यूशन और अकाउंटेबिलिटी की मैकेनिज्म को फॉलो करना है, ताकि ये आपके साथ हमेशा रहेगी, लेकिन पावर विल बी ऑलवेज लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर विल मस्ट बी अकाउंटेबल। आप जो भी काम कर रहे हैं जनता उसके, आपको जनता के प्रति आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूं कि ऐसा होना चाहिए। होता क्या है, दैट इज अ वे टू डिफरेंट थिंग। ओके, अब बात करते हैं पावर मस्ट बी इफेक्टिव, क्योंकि हमें क्या करना है, हम क्या काम कर रहे हैं आज के दिन में। अभी वेस्ट एशिया के अंदर अगर हम क्या कहते हैं, वेस्ट एशिया में हमने क्या देखा, मतलब जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अगर हमारे पास अगर हमारी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारी पावर बढ़ती नहीं जाएगी, तो जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस से जैसे इंडिया के जितने भी हमारे लाइक जितने भी वॉयजेस हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर इन पावर, मतलब आप कहीं ना कहीं अब बहुत सारे देशों में आपकी बात को सुना जा रहा है। और वो क्यों, क्योंकि हमें काम करना है भारत में रहने वाली जनता के लिए। तो हम जो भी इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन लेंगे, मेक श्योर कि वो पब्लिक हमारी जनता के लिए क्या हो, वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए अच्छा, मतलब उनकी मास गुड के बारे में हम सोचेंगे। तो व्हाट वी नीड, हमारा वो रिजल्ट ड्रिवन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और करप्शन फ्री डेफिनेटली होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, जहां हम बात करेंगे कि इसकी कुछ कार्डिनल वैल्यूज होती हैं जो कि हम पॉलिटिक्स में हमें रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या आ जाता है, देखिए कि जो भी हमारा पॉलिटिकल मतलब लेवल पे काम करता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, हम हर जगह को लेके चलते हैं, क्योंकि एथिक्स का पॉलिटी में मतलब एथिक्स का तो हम एथिक्स कैन नॉट डिफाइन एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। वो तो क्या करेगा, जैसे चाहे वो जापान की बात हो चाहे वो इंडिया की बात हो, सबको ही फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ क्या है कि उस देश में रहने वाली एनी डाइवर्सिटी
उस लेवल पे आप उनको बायरफिकेट या फिर आप उनके साथ किसी भी तरीके का डिसइंटीग्रेशन, पक्षपात नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट की आइडेंटिटी हमारी डाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन करके रखना, उस पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स में उस चीज को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। सेकंड बात करें, क्योंकि देखो क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे मल्टी कल्चरल हमारे एग्जिस्टेंस होते हैं, तो वहां पर अगर आप हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको साथ लेके चलें, क्योंकि हमारा एजेंडा ही क्या था, मास बेनिफिट का। सेकंड बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी। अगर आपके पास पावर है, आप किसी पॉलिटिकल पावर में है, मेजोरिटी में है, तो ये भी आपकी मेन मतलब प्रायोरिटीज पे आ जाता है कि देश की जनता को आप क्या करके दें, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके दें। इसीलिए ही वो स्टेट के अंदर आपकी जो पुलिस होती है, उनके अंदर स्टेट के ऊपर उसका क्या होता है, पूरा का पूरा अधिकार होता है। इसलिए आपने हिमाचल पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये नाम जो आपने सुना है, उसको सेंट्रल नहीं कवर करता, उसको करती है वहां की स्टेट गवर्नमेंट मतलब कंट्रोल। तो ये क्या हो गई, स्टेट के पास पूरी तरीके से मोनोपोली हो गई कि वो रेगुलेट करेगी अपनी फोर्स को, उसको कहां पे कैसे, जहां पे जितना मतलब आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वो उसको रेगुलेट करेगी। कल्चर ऑफ डायलॉग, रेसिप्रोकल आपका कमिटमेंट एंड द रिकंसिलिएशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी लास्ट ईयर में हमारे साथ क्या हुआ था आपका यू रिमेंबर दिस, पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक के बाद हमने क्या किया, हमने आपकी इंडस ट्रीटी को बिल्कुल हमने बैन कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया, हमने उनको पानी देना बंद कर दिया। लेकिन अगर वहां की गवर्नमेंट थोड़ी भी अपनी जनता के प्रति क्या होती, सोचती, तो वो यहां भारत से बात करती, बायलैटरल टॉक्स करती, जिसके बेसिस पे ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी जनता का ख्याल रखना। अगर किसी चीज के बारे में जो भी वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटी से अगर इंडिया को हार्म हो रहा है, तो दे शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, सो दैट कि वहां की जनता को एटलीस्ट जो भी चीज, क्योंकि देखो अगेन जनता पिस रही है, सरकार जो भी चला रहा है जनता पिस रही है, तो उस जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसकी, जो वहां की गवर्नमेंट जो चला रहा है उनकी, है ना। अब देखिए उसके साथ साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीजें भी आपको देनी ही पड़ेंगी, ताकि लोग क्या करेंगे, अपने दे विल बी मतलब फ्रीडम, कुछ जो हमारी फंडामेंटल राइट या हमारी कोर आप ये कह सकते हो, ये तो हमारे कोर राइट्स है, तो उस चीज को मेंटेन करने का भी जिम्मेदारी किनकी होती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, क्योंकि वो दे कैन नॉट स्नैच इट, वो उसको मतलब कि चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही इन्होंने कहा कि आप जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रमोटिंग इनिशिएटिव एंड ह्यूमन राइट व्हाइल एंश्योरिंग ओपन रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ये हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि ताकि हम ह्यूमन राइट के खिलाफ ना जाएं। हमारा मेजर काम ही क्या है कि हम अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी पॉलिसीज है जिसपे गवर्नमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, तो जनता के पास पूरा अधिकार है उसमें अपनी रिसेंटमेंट, अपनी निराशा, अपनी उदासी, वो चाहे रायोट करके करे। देखो हम वो भी नुकसान अपना ही कर रहे होते हैं, बट स्टिल वो उनके पास अधिकार जरूर है कि वो उस चीज के खिलाफ अपनी बात कर सकते हैं। अब देखिए इक्विटी की बात क्या करें, उनको इक्विटी, जैसे मैंने पहले कहा कि जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो जैसे कि अगर एमएसएमई की मैं बात करूं तो क्या होगा, जितने भी लोग अपने स्टार्टअप्स नहीं करना चाहते हैं, तो क्या वहां पर इवन जो रिजर्व कैटेगरी है या कोई भी ऐसा मतलब जो नए नए स्टार्टअप जैसे विमेन है, इनको तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ताकि ये सारी जनता, ये जो समाज का ये जो हिस्सा है वो उठना शुरू हो, कुछ नई पर्सपेक्टिव पे काम करे। तो ये होता है इक्विटी, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, तो वो वहां पर हम उसको समानता को मेंटेन करके रखें, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाया जाए किसी को भी अगर उसका फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, वैसे ही जीरो टॉलरेंस दिखाया जाए जब उस पर्टिकुलर पावर को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ना, पक्षपात किया जा रहा है। अब बात करते हैं सॉलिडारिटी को। तो सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं कि फेयर कॉपरेशन कर रहे हैं, ताकि सबके अंदर एक सौहार्द, मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर सोसाइटी के एक पार्ट को आप ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरे पार्ट को कम बेनिफिट दे रहे हैं, तो लोगों के अंदर तो ये एक कहते हैं ना कि अपने आप को डिमीन, अपने आप को नीचा फील कराने का तो मौका गवर्नमेंट ने ही दे दिया। तो ये भी उन्हीं का काम है कि इतना फेयरली काम करे ताकि लोगों के अंदर फेयर कॉपरेशन विद द impoverished region and the marginalized group without creating dependency, यानी जितने भी हमारे marginalized group हैं वो किसी भी तरीके के डिपेंडेंट ना हो, that should be very fairly played, right? अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। अब यह क्या है कि हमने गवर्नमेंट में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो वो क्या सिर्फ आज चाहिए, आने वाले समय में भी चाहिए। इसीलिए हम 2030 के एसडीजी गोल बना के बैठे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा फ्यूल का कंजप्शन कम से कम हो। तो इसीलिए जनता आपको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सब्सिडी देगी ताकि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना जाए। और जो हमारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है उनको भी मुनाफा देगी। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि जाके जनता का फायदा हो और वो सस्टेनेबल ग्रोथ को क्या करे,
प्रमोट करें। तो ये हो गई हमारी आपकी 6 कार्डिनल वैल्यूज जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हमें प्ले करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में कि पब्लिक सेक्टर में यानी कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे तब आपको कैसे काम करना है और साथ में ही पब्लिकेशन कैसे काम करता है, जो भी चीज हमारे पास पब्लिश हो रही है उसमें एथिक्स कैसे रोल प्ले करेगा। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो भी हमारे आप क्या कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो जो भी काम करें उसके लिए उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वही बात करेंगे पब्लिक सेक्टर में कैसे काम करना है। दो यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपको लीड करना है जनता को, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट को पानी से लेकर उनकी मेडिकल फैसिलिटी से लेकर एजुकेशन से लेकर बेसिक नीड में जितनी चीजें आती हैं, यू नीड टू बी लाइक यू नीड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम, राइट। तो ये क्या हो गया, ये वो आपका पार्ट हो गया गवर्नमेंट का जिसके अंदर हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आपको गवर्न कैसे करना है। गवर्नमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए या फिर ऑफिशियल्स हो गए, उनको कैसे मतलब गुड गवर्नेंस की तरफ जो भी हमने अपनी वहां की जो जनता है उसको किस तरीके से चलाना है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और लोगों को फायदे की ही मतलब लोगों की सपोर्ट के लिए ही हमें उसमें काम करना है। तो देखिए यहाँ क्या बोला कि कोर प्रेमाइसेस पे क्या काम करेंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट है दे आर द स्टीवर्ड ऑफ द पीपल, यानी पावर जो उनके हाथ में है वो किस बेस पे है, वो जनता के लिए काम करना है। वो जो पावर उनको मिली है वो उनके पर्सनल गेन के लिए नहीं है कि वो अभी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठेंगे एंड दे विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस। नो, उनको वो पावर मिली है ताकि वो जनता को सुरक्षा प्रदान करे, राइट। अब देखो यही मोरल जस्टिफिकेशन है जो डेली डिसीजन देता है ताकि लोगों की वेलफेयर को वो अफेक्ट करे। इसी तरीके से हमारा हो जाता है पब्लिक सेक्शन में आपका एथिक्स की वैल्यू का होना। अब बात करते हैं, यही सेम इन्होंने एक और चीज की थी कि बोथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के काम सेम रहेंगे। जैसे अपने एनजीओ वगैरह जो सुने होंगे उनको भी इसी लेवल पे काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि पब्लिकेशन का एथिक्स में क्या रोल है। देखिए पब्लिकेशन यानी कि जो भी आप पेपर्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप नई नई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग इट, राइट। तो उन इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है, किसी और की इंफॉर्मेशन आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, उस पे आपने खुद का कोई रिसर्च नहीं है या फिर उस रिसर्च जो उन्होंने रिसर्च कर दी उसको आपने कॉपी पेस्ट करके लोगों को अपने मुनाफे के लिए आपने क्या कर दिया, देना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्लेगरिज्म हो गया, जिसके अंदर हम किसी का भी आइडिया और वर्क को क्या करेंगे, उनको तो क्रेडिट नहीं जाएगा, हम अपने पर्सनल गेन कर रहे हैं। तो ये हो गया जिसमें पब्लिकेशन एथिक्स में हमें फर्स्ट देखना पड़ता है प्लेगरिज्म के बारे में। सेकंड बात करते हैं पब्लिकेशन का बायस। अब जैसे कोई भी आपका गवर्नमेंटल क्या कहते हैं, कोई भी हमारा कोई एंकर हो गया, न्यूज एंकर हो गया, कोई न्यूज चैनल हो गया, वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पार्टी की बहुत तारीफ करता चला जाए, दूसरी गवर्नमेंट पार्टी के बारे में बहुत ही गलत बोलता चला जाए, या फिर उनके बारे में ये तो हो गया चैनल की बात। मैं आपको बात करी वो जर्नलिज्म में आ जाता है। यहाँ पे हम बात करें जो कि आप ऑन अ पेपर पढ़ रहे हो, तो वहां पे उस सेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने इसका फायदा तो बता दिया बहुत सारी जगह पर, है ना, लेकिन वहीं पर बहुत सारे सेक्शन के ऐसे लोग हैं जहां पे हो सकता है ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना हुआ हो, तो बहुत सारे मास में उसका फायदा लेट सपोज हम ईयर के एंड में देख रहे हैं कि हमने ये पर्टिकुलर पॉलिसी लगाई, अब इसका हम देखेंगे हमें इसका रिजल्ट क्या मिला। तो हमें रिजल्ट में हमने पॉजिटिव पर्सपेक्ट तो बता दिया, लेकिन हमने उसमें हमें कहां हमें लूपहोल्स क्रिएट हुए, लोगों को नुकसान कैसे फेस करना पड़ा, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो हो गया ना ये पब्लिकेशन आपका बायस। सेम चीज हो गई कि किसी का फेवर करना और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च आप करके ना देना। वहां बात हो गई रिसर्च मिसकंडक्ट। रिसर्च मिसकंडक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए कि अब आपने दिस इज व्हाट लाइक सॉरी रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या रहेगा कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन आई है, उसके ऊपर हमने आधे अधूरे ज्ञान को लेकर हमने वहां पे पब्लिश कर दिया। तो हो सकता है लोगों के पास, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोवैक्सीन, जो कि हमने क्या कहते हैं जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों ने कोवैक्सीन को एज एन अपना वैक्सीनेशन के टाइम पे चूज किया था, राइट। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा एज थी या फिर आप कह सकते हो कि जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक थी, तो उस पर्टिकुलर वैक्सीन का अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट आया। लेकिन वहां पे हमारा मतलब कि परसेप्शन क्या था कि हमें उस टाइम पे अपनी इम्यूनिटी वो डेवलप करनी थी ताकि हम लोग कोरोना से बच पाए। अब एक पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन का कोई सेंटर है, उसने क्या किया, कोवैक्सीन के बारे में अच्छा तो बता दिया, लेकिन हो सकता है उसके बारे में पूरी रिसर्च ना करके उसका अधूरा ज्ञान वहां पे दे दिया। तो लोगों के पास सही
अप्रोच कैसे आएगी कि उनको क्या चूज करना है, क्या उनको वो वैक्सीन लेनी भी है या नहीं भी। हालांकि वो तो आपके लिए ना लाइक गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए हमें पुश किया था, ये हमें करना ही होगा, इसीलिए आपके आधार कार्ड से वो लिंक था। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कोई भी हमारा कोई भी ऐसा रिसर्च जिसको मिसकंडक्ट किया गया, जिसका आपने फेयरली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट नहीं बताए, ताकि लोगों के पास सही तरीके की उसकी इंफॉर्मेशन जाए। तो ये हो गया आपका पब्लिकेशन का, एथिक्स का पब्लिकेशन में रोल। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। ये टॉपिक हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट में क्या है कि हम जब एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो आपका ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इको सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ह्यूमन गेन के बारे में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एथिक्स का वो एक्सटेंडेड वो है, क्या कहते हैं, पार्ट है, जिसमें ट्रेडिशनल बाउंड्रीज के साथ साथ मोरल कंसिडरेशन को भी हम क्या करेंगे, जिसके जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं कि जहां हमारा एथिक्स चैलेंज कर देता है आपके एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव पे। देखिए, शुड डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू फॉर द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के उस एरिया को साफ कर दिया जाए, ताकि हम वहां पर कोई नए कंस्ट्रक्शन करके या कुछ नए होटल बना के या फिर कुछ भी नया मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक नया कुछ कोई भी सिस्टम मिल जाए, जैसे स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। पर क्या वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए डिफॉरेस्टेशन क्या सही तरीका है? दिस इज एथिकल क्वेश्चन। ओके, डू वी हैव अ ड्यूटी टू हॉल्ट स्पीशीज एक्सटिंक्शन कोज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी? तो यानी कि जो भी हमारी ड्यूटीज वगैरह है, मतलब जो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उन पे जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं या ड्यूटी हटा रही है, तो क्या एथिकली लेवल पे देखा जाए तो वो चैलेंज हो रही है कि नहीं? फिर देखते हैं कि एनवायरनमेंट का ऑब्लिगेशन मस्ट बी ऑनर टू फ्यूचर जनरेशन, यानी कि कुछ ऑब्लिगेशन हमें लगवाने पड़ेंगे ताकि हमारे फ्यूचर के लिए भी वो चीजें बची रहनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करना चाहिए कि नहीं। वहीं पर बात आ गई, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द ग्लोबल कॉमन एंड द स्पेस एनवायरनमेंट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अब मैं आपको बात करती हूँ कि हम इंडियन ट्रेडिशन और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं, जिसमें हमने एथिक्स का एनवायरनमेंट में क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग ने वैदिक उस पे जाए तो हम जाते थे क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम के अंदर सिर्फ ह्यूमन नहीं आता, उसमें आपका इको सेंट्रिक मतलब कि सेंट्रिक हो गया, उसमें प्लांट भी आ गए, आपके फ्लोरा फोरा दोनों आ गए, है ना। तो हम दोनों को ही प्रोटेक्ट करके चलेंगे, इस धरती पे सबका समान अधिकार हो गया, है ना। अब देखो, रेवरेंस ऑफ द फॉर ट्री, रिवर, एनिमल एज अ डिवाइन। हमने जैसे अहिंसा एज अ सुप्रीम धर्म हमने जब मान लिया था, तो हमने इनको ट्री, रिवर और एनिमल को, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन हिंदुइज्म हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रीज को नाम दिया गया। अगर आप उनका साइंटिफिक अप्रोच देखोगे, जैसे पीपल का जो प्लांट है, तुलसी का जो प्लांट है, इट इज एक्चुअली रिलीजिंग ऑक्सीजन मोर देन द अदर ट्रेडिशनल ट्री। जो भी हमारे अलग, जैसे आपका नीम का पेड़ है या फिर मैंगो का जो ट्री है, उनकी कंपैरिजन में ये कुछ प्लांट है जो कि ये जो ट्रीज हैं वो ज्यादा आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए हमने उनको सेक्रेड ग्रूव्स का भी नाम दे दिया गया। अगर आप उसको किसी और एंगल से नहीं देख रहे हैं तो आप इस एंगल से देखेंगे तो आप उनको बचाने की सोचेंगे। दिस इज व्हाट कि इंडियन ट्रेडिशन में हमने उनको वी जस्ट फाइंड देम सेक्रेड और हमने उनको पूजना शुरू कर दिया। आगे देखिए, बात करते हैं, अगर मैं इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 48A, जस्ट अ मिनट, ओके, आर्टिकल 48A जिसमें स्टेट बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ओके। और 51A का जो जी पार्ट है वो कहता है कि सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी हमारी ये ड्यूटी है कि हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और वही उसके साथ साथ इंप्रूव करना है हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारी खुद की भी मोरल ड्यूटी है, जो हमें फंडामेंटल ड्यूटी में आ जाता है, जो हमें करना चाहिए, है ना। तो दिस इज व्हाट कि एनवायरनमेंट का एथिक्स में रोल क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे हमने कुछ आपके ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कर रखे हैं, जो अगर आप वैसे नहीं मान रहे हैं तो कुछ हमने एक्ट बनाए जिसके तहत आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, जैसे हमने वाटर प्रोटेक्शन, वाटर का आपका पोल्यूशन एक्ट आ गया, जिसमें हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट करेंगे, जो 1974 में पास हुआ, जिसका काम क्या है कि जो भी वाटर बॉडीज है उनको डिग्रेड होने से बचाना है, प्रमोट करना है उसकी सस्टेनेबिलिटी यूज को, और पब्लिक की हेल्थ को भी वो क्या करे, इंप्रूव करे। तो ये हो गया हमारा आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि हम लोग जो 1972 में पास हुआ, इसका काम क्या था, सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट फॉस्टरिंग, compassion
फॉर द लिविंग क्रिएचर, यानी कि जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ और आपके हैबिटेट्स है उनके लिए, उनके प्रति कंपैशन होना ताकि वो लिविंग क्रिएचर भी वहां रह पाए, तो ये हमने एक्ट बना दिया ताकि हम उन्हें प्रोटेक्शन दे पाए। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 का। ये आपका एक ऐसा अम्ब्रेला लॉ था जिसके अंदर हमने काफी सारे लॉ बनाए, और इसका मेजर सेक्शन यही है कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसमें फ्लोरा फोरा दोनों ही आ जाती है। अब उसके बाद आ गया आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो 1980 में ये आपका स्टार्ट हुआ। और इसका काम क्या था, उन्होंने ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपके एरियाज को ताकि आप डिफोरेस्टेशन ना कर पाए। कोई भी मतलब ड्यूटीज लगाई गई कि अगर वहां पे उन पर्टिकुलर एरियाज में आप जंगल को काटेंगे तो कोई आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में सजा भी मिलेगी कि अगर आप खुद अगर एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेड न्यूज एंड ओपेक ट्रीटीज। ये आपका आ गया जर्नलिज्म के बारे में, यानी कि हम अब एथिक्स को कहां पढ़ने वाले हैं, जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं, है ना। ओके, जर्नलिज्म में हम देखेंगे तो देखिए कुछ स्पेसिफिक पेड हमारी न्यूज होती है, पेड न्यूज होती है जहां पे क्या होता है कि हम लोग जैसे आई हैव ऑलरेडी टेकन एग्जांपल जो ट्रेस हुआ 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लेके, वही जर्नलिस्ट ने लिखा पार्शियल ट्रुथ अबाउट द कंपनीज लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या हो गया, आप ऐसी न्यूज देते हैं जिससे लोगों के पास मतलब ओनली वो न्यूज जाती है जो कि हम चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका कंपनी का ऑनर है वो वही इंफॉर्मेशन देगा क्योंकि वो पेड न्यूज हो गई। तो वो कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेके भी करते हैं, लेकिन वो उसके मतलब जर्नलिज्म का काम क्या है, जर्नलिज्म का काम क्या हो गया, वो मतलब कि पक्षपात ना करे किसके ऊपर, कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसके ऊपर रिसर्च भी करना, और प्लस और माइनस जो भी है अगर वो जनता को प्रभाव कर रहा है आप उसके बारे में सही आइडिया लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो आप ऑन पेपर दें या फिर आप क्या कहते हैं आप टीवी की स्क्रीन पर आके दें। तो ये जर्नलिज्म का कोर एथिक वैल्यू हो गया, राइट। तो यहां क्या हो गया, सेम इन्होंने बोला 2008 का जो असेंबली इलेक्शन था, हिंदी डेलीज पब्लिश स्टोरी प्रेडिक्ट फॉल्स विक्ट्रीज। तो यानी 2008 का एक असेंबली का इलेक्शन था जिसके अंदर उन्होंने बताया गया कि कुछ मतलब उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी ना वो फॉल्स दी, क्योंकि लोगों के पास क्या है ना, देखने का सिस्टम लिमिटेड है, तो वो वेरीफाई नहीं करते कि अगर कोई कहीं और स्टेट की कोई कहानी है तो दे कैन नॉट वेरीफाइड। तो ये जर्नलिज्म का मेन एजेंडा क्या है कि आप सही न्यूज दे, जो कि पेड न्यूज अगर वो पेड भी है तो उसके ऊपर रिसर्च करना आपका बनता है कि वो जो मास के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है वो सही जा रही है कि नहीं। फिर देखिए ये BCCL का टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया था पेड कंटेंट, जिसमें इन्होंने जर्नलिस्ट को भेजा टू कवर द इवेंट फॉर द फीस। यानी कि क्या बात हुई थी इस पर्टिकुलर टाइम पे उस इवेंट को लेकर, मतलब कि वहां पे उन्होंने उसको एक कवर, एक उसके ऊपर उनको एक कवर बनाना था ताकि उस इवेंट के बारे में वो अच्छा छाप सके, यानी अच्छा वो अच्छा बता सके लोगों तक। तो ये सारे ना पेड एक्टर का काम हो गया, क्योंकि पेड एक्टर में क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन देंगे जो आप चाहेंगे, यानी कि जो भी कंपनी का ऑनर होगा वो उसकी इंफॉर्मेशन लीड करेंगे, ना कि सही और गलत को वो बायोफिकेट करके बताएंगे। अब बात आ गई प्राइवेट ट्रीटीज के बारे में। तो प्राइवेट ट्रीटीज कैसे काम करती है देखिए, तो प्राइवेट ट्रीटीज के बारे में देखिए, ये हो गया जैसे BCCL स्कीम, कंपनी अलॉट इक्विटी इन एक्सचेंज फॉर एड स्पेस। यानी कि आपने जैसे कोई भी आपने न्यूज चैनल का जब स्क्रीन देखा होगा तो वहां पे आपका ना एक एड स्पेस का काम करता है। तो अगर आपको वो एड स्पेस का, क्योंकि आपकी स्क्रीन है, आप उसके ऊपर एड स्पेस को लेके वो पे करेंगे आपको, तो उसकी जगह उन्होंने क्या किया, वो इक्विटी को देना शुरू कर दिया कि वो उसमें आपके पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वो अपना शेयर होल्ड करेंगे और उसकी जगह पर वो अपना एक्सचेंज कर रहे हैं आपके एड के स्पेस को। वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे पी साईनाथ ने एक्सपोज किया था कॉर्पोरेट पॉलिटिकल मीडिया न्यूज के नेक्सस के बारे में, कि यानी कि कॉर्पोरेट का और पॉलिटिक्स का किस तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अडानी अंबानी इनके बारे में न्यूज में हर बार देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इनको वो करा दिया, मतलब गवर्नमेंट की ये हेल्प कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को ये फंड दे रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि सही या गलत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कि लेकिन अगर वहां पे मिसलीड किया गया तो ये आपके एथिकल ग्राउंड पे आ गया। अब बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ना एक प्रो GM क्रॉप स्टोरी बताई थी जो कि गवर्नमेंट के अपोजिशन में थी। अब देखिए सेम स्टोरी 2011 में भी हुई, जो कि मोनसंतो एडवर्टाइजिंग लॉबिंग रिस्पॉन्सिबल टू फेड GM बिल। अब GM बिल क्या थी, ये थी आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि आज के टाइम में इंडिया ने बहुत सारी क्रॉप को लेकर, मतलब कुछ है क्रॉप जो कि लीगली आप उनको यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ के ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट ने उसको मतलब अप्लाई करने के लिए मतलब लीगली दे आर बैंड, राइट। क्यों, क्योंकि जब हमने उनके रिजल्ट को देखा तो उनका ह्यूमन लाइफ पे, साथ साथ में एनवायरमेंट पे और साथ में उस पर्टिकुलर प्लांट की खुद की स्पीशी पे उसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने जब अपनी कोई भी अपना स्टोरी जो पब्लिश करी ना, वो स्टोरी प्रॉपर आपके रिसर्च के बाद नहीं थी,
होती, तो वो रिसर्च करके ना देना, तो लोगों को कहीं ना कहीं आपने क्या किया, यू आर मेकिंग देम फूल। तो यही इंफॉर्मेशन होती है जहां पे आप गवर्नमेंट की, मतलब कि एक गवर्नमेंट की अपोजिशन का जो भी सेक्शन था, उन्होंने उसके बारे में, क्योंकि एक पॉलिसी लेकर आ रहा है तो दूसरा उस पॉलिसी के बारे में सही या गलत तो बोलेगा, तो गलत बोल रहा है तो आपने सिर्फ गलत वाला पर्सपेक्टिव दिखा दिया, लेकिन सही पर्सपेक्टिव पे यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम। तो दिस इज व्हाट हाउ जर्नलिज्म, एथिक्स प्ले रोल इन द जर्नलिज्म। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे ब्लैकमेल के लिए, रेगुलेशन के लिए और मेजरमेंट फ्लॉज, ये भी आपका जर्नलिज्म में काम करेगा। कैसे, देखिए जैसे जी न्यूज का एक के एडिटर थे जिनको अरेस्ट किया गया, ताकि डिमांडिंग 100 करोड़ फॉर द जिंदल पावर एंड स्टील एंड दे ऑफर टू डाइल्यूट कोल स्कैम कवरेज एक्सपोज्ड विया रिवर्स स्टिंग बाय एमपी नवीन जिंदल। ये न्यूज़पेपर का पार्ट है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या किया, ब्लैकमेल का मतलब क्या है कि आपको ना वो जो कोल का जो हमारा स्कैम था उसकी कवरेज को क्या करना किया, ऑफर किया कि उसको डाइल्यूट कर लिया जाए, उसको छुपा लिया जाए, तब भी वहां के एक जो जर्नलिस्ट थे उसको पैसा दिया गया। तो यानी कि जर्नलिस्ट का काम क्या था, इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली वही बताना जो है ना, तो वो छुपाना और डाइल्यूट करना वो उसका रोल नहीं था। तो यही आपने कहा क्या कि ब्लेटेंट ब्लैकमेल के अंदर ये आपका 2012 में हुआ था। प्लस वाइडनिंग लीगल रेगुलेटरी गैप का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फेल टू एक्ट ऑन पेड न्यूज, 2003 photo journalist tip off was met with the mayor guideline rather than the investigation, no enforcement। यानी कि क्या हुआ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे ना 2003 क्या कहते हैं फेल हो गए थे, किस पे, कि अब जो भी पेड न्यूज लगा रहे हैं, कि कुछ इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज के दिन में तो एआई का जमाना आ गया है, चीजें बहुत ज्यादा, मतलब जो आप चाहते हैं वैसा बना के डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या था कि ये आपकी कोई ना कोई जो जर्नलिस्ट जो कि ऑन पेपर एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उनके ऊपर आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनसे उनको अथॉरिटी लेनी होगी कि दे आर स्टार्टिंग अ प्रेस। तो वो जब प्रेस करने के लिए, मतलब जर्नलिज्म के अंदर अगर आ रहे हैं, तो इस तरह की जो भी आपकी फेक इंफॉर्मेशन है उसको वो मिसलीड नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लीगल रेगुलेटरी के अंदर क्या बना देंगी, गैप बना देंगी, अगर सही तरीके की इंफॉर्मेशन गाइडलाइन नहीं दी जाएंगी तो। अब उसके बाद आ गया फ्लॉड ऑडियंस एंड मेजरमेंट के बारे में। देखिए ये क्या हुआ था, एक इंग्लिश आपका ना IRS का मतलब क्या है, आपका इंडियन रीडरशिप सिस्टम, ठीक है, इनका इसमें यहां पर क्या हुआ था, यहां पे ना आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि ना पतंजलि की जो प्रोडक्ट है वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, हेल्थ पर्सपेक्टिव से लेके अब तो उन्होंने कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए, ये सारी चीजें वो बना के आपको दे रहे हैं और उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकल रहा है। वही मैं एक कंपनी को डिमीन कर दूं तो ये क्या हो गया कि आपको अगर बार बार वो चीज बताई जाएगी तो समवेयर ये आपके लिए कॉन्शियसली होगा ना कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी, वो भी न्यूज चैनल जहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि वो एक बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, उन्होंने मिसलीड कर दिया। जैसे देखिए कि वो जो इंग्लिश रीडरशिप थे वो ड्रॉप डाउन हो गई 20% विद नो एक्सप्लेनेशन। उन्होंने रीजन नहीं दिया कि जितने भी हमारे इंग्लिश चैनल्स, मतलब कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके रीडर्स 20% आपके नीचे हो गए, और नागपुर के हितवाड़ा 60,000 प्लस सर्कुलेशन शोड 0 रीडर्स, उनका उन्होंने 0 रीडर्स दिखा दिया। अब अगर मैं आपको बोलूंगी कि इस पर्टिकुलर न्यूज चैनल को कोई देख ही नहीं रहा, तो हो सकता है कि आप उसको बिना देखे ही आप पहले ही उसे बायकॉट कर दें, आप उसकी तक जाना ही ना चाहे। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, एक फ्लॉ बना दिया गया ताकि ऑडियंस उसको क्या करे, मतलब ऑडियंस है ना उसको मेजर कर ही नहीं पाती, जब तक मेजर कर पाती है तब तक वो कंपनी लॉस में जा चुकी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एथिक्स का स्पोर्ट्स में, जैसे हमने बताया स्पोर्ट्स में एथिक्स का क्या रोल होगा। देखिए यहां पे होता है स्पोर्ट्स के अंदर, एक होता है गेम्समैनशिप और एक होता है स्पोर्ट्समैनशिप। गेम्समैनशिप क्या कहेगा कि उसको सिर्फ जीतना है, उसको सिर्फ क्या करना है, जीतना है, तो वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे वो चीटिंग करता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज के अंदर कि कहते हैं कोई भी जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं उनको किसी ने खरीद लिया या फिर वो बाद में पकड़े गए, है ना, तो वो क्या हो गया, उनको सिर्फ उनका क्या, उनको किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक उनको जीतना है। तो जैसे रेफरी की जॉब है टू कैच रॉन्ग डूइंग नॉट द प्लेयर्स, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी अगर मतलब गलत कर रहा है, अगर प्लेयर कुछ गलत कर रहा है तो आपने उसको क्या कर दिया, तब भी आपने करेक्ट बता दिया, तो रेफरी की जॉब तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई ना। सेम देखिए एंड्स ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ गेम जीतना है, चाहे आप मार काट कर रहे हैं या फिर मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या हो गई, गेम्समैनशिप का पार्ट हो गया, जिसमें हम ये भी देखेंगे टैंपरिंग विद इक्विपमेंट्स, जो आपके साथ में गेम खेल रहे हैं उनका फेक फॉल को एक्सेप्ट कर लेना या फिर उनको इंजरीज दे देना, आपकी परफॉर्मेंस जो है एनहांसिंग, जैसे कि आपकी जो परफॉर्मेंस में क्या है, यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, मतलब ताकि सामने वाले के खाने पीने में कुछ इस तरह की चीजें मिला देना। मैंने आपको इन शॉर्ट यही समझाया कि विनिंग इज एवरीथिंग, चाहे आप उस जीतने के लिए आप कोई भी हरकत तक, आप कितनी ही नीचे हरकत तक आप जा सकते हैं। दिस इज कि स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर या फिर गेम्स के अंदर आपका, स्पोर्ट्स में आपका एथिक्स का क्या रोल है। वही बात करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, वो
अपनी जीत को ना ऑनर के साथ मतलब जीतेगा, मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे और सही इंटेंट के साथ उसको खेले। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, एनकरेज करेगा करेक्टर डेवलपमेंट, मतलब उस स्पोर्ट्स का। फिर देखिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसके साथ में और उसके सपोर्ट में मतलब अपोजिट में भी जो गेम खेल रहे हैं उनके प्रति वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को मेंटेन करके रखेगा। इन्फ्लुएंस मॉरल करेक्टर बियॉन्ड कंपटीशन, यानी कि जो भी हमारा मतलब मोरल करेक्टर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन, यू आर इन अ ग्राउंड, आपको गेम तो खेलना ही पड़ेगा, लेकिन आप किसी को मतलब मोरली आप उनके साथ इमोरल बिहेवियर ना करें। फिर देखिए रिजेक्ट कर देना ब्रैकेटेड मोरालिटी, मतलब कि आपकी हाँ वो मोरालिटी को ही मतलब कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो उसी के अंडर उसको गेम क्यों खेले, है ना। तो यानी कि जो भी स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है कि हम गेम तो खेलेंगे लेकिन उसको उस विक्ट्री को हम परस्यू करेंगे विद ऑनर, राइट। तो देखो फेयरनेस को फॉलो करेगा, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर द मेन 4 सेक्शन जिसके ऊपर 5 सेक्शन जिसपे वो स्पोर्ट्समैनशिप में जाएगा। अब हम बात करते हैं साइबर एथिक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्योंकि आज के दिन में फोन सबके हाथ में है, इसी हिसाब से और हमारे पास राइट ऑफ लाइफ है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो साइबर एथिक्स का क्या रोल हो गया हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कौन सा आपका एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग अप्लाइड एथिक्स का मोरल, जस्ट अ मिनट, एग्जामिन करेंगे मोरल, लीगल और सोशल इश्यूज को, जहां पे आपका इंटरसेक्शन आपका आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है ना। तो चलिए यहां पे हम की इश्यूज को क्या देखेंगे, जहां हम देखेंगे प्राइवेसी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड और ऑनलाइन हार्म के बारे में। तो यहां पे एथिक्स क्या काम कर रहे हैं, देखिए प्राइवेसी क्या है। प्राइवेसी सबकी खुद की मतलब आप अपने अकेले अपने घर में आप कैसे रहना चाहते हैं ये आपकी खुद की चॉइस होती है, ये हो गई आपकी प्राइवेसी, है ना। यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रल टू डिग्निटी, इंडिविजुअलिटी एंड ऑटोनॉमी, आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को जैसे भी आप चलाना चाहते हैं, देयर आर सम रूल्स, जैसे आप न्यूडिटी या फिर आप कह सकते हैं कि पोर्नोग्राफी या फिर आप गैम्बलिंग, इन सब चीजों को छोड़ के जहां पे मास को हानि है, यानी कि आप अपनी लाइफ के बारे में वहां पे जा सकते हैं और पीपल आर डूइंग इट, राइट। अब देखो क्रेडिट, इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को हम लोग ऑनलाइन या फिर हम लोग जैसे कि हम लोग जहां भी इंटरनेट का हम यूज कर रहे होते हैं वहां पे जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये हमारा खुद की प्राइवेट चीज हो गई, राइट। आपका एड्रेस देना, आपके स्क्रीनशॉट शेयर करना और फ्रीली शेयर्ड ऑनलाइन, लॉस ऑफ प्राइवेसी। तो जब भी आप ऐसा कोई चीज यूज करते हैं तो आपने सुना ही होगा फोन कॉल्स वगैरह पे कि इवन जो बैंक के अधिकारी हैं उनको भी राइट नहीं है आपकी सारी सीवीवी नंबर लेना, ये सब इंफॉर्मेशन लेना। तो इस चीज को आपको मेंटेन करके रखना है कि अगर आप उस बैंक के इवन कस्टमर हैं तो स्टिल दे कैन नॉट ब्रीच योर प्राइवेसी, राइट। फ्रॉड, impersonation एंड द आइडेंटिटी थेफ्ट आर द consequences। अब इससे क्या होगा कि अगर आप इन सब चीजों को लीक कर देते हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम होने के रेट भी बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी को रिलेटेड हो या फिर आपके वो साइबर में मतलब आप मॉनिटरी भी आप इंपैक्ट आप पे पड़ सकता है। फिर देखेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट राइजिंग रैपिडली ड्यू टू द पब्लिक रिकॉर्ड सर्च इंजन। अब देखिए एआई के टाइम पे लोगों ने अपनी फेस से जनरेटेड आप इतनी पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसका मिसयूज होना बहुत आसान है। तो वहां पर एक तरीके से एथिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो अभी तक ऐसा कोई लॉ आया नहीं है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, जब तक अनटिल अनलेस कि कोई बहुत कुछ गलत चीज नहीं करती, आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे कि उसका सोर्स कहां से आया। फिर देखिए डेप्रिवेशन ऑफ प्राइवेसी कैन एंडेंजर पर्सनल हेल्थ। डेफिनेटली अगर आपकी प्राइवेसी के अंदर कोई एंटर करेगा तो वो आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके से आपको मॉनिटरी लॉस दे सकता है, आपकी डिग्निटी के साथ खेल सकता है। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी प्राइवेसी के बारे में, जहां पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी दोनों को लेकर चलेंगे। अब देखो तो ये क्या बात हो गई कि एन एरिया ऑफ लाइफ टोटली अंडर वंस ओन कंट्रोल। तो यानी यही तो होती है ना प्राइवेसी की, हमारे पूरे कंट्रोल में हमारी जिंदगी हो, तो इसको हमें मेंटेन करके रखना है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भैया मेरा खुद का कोई आइडिया, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो नया कोई इक्विपमेंट मैंने डेवलप किया हो, तो उसके पीछे का जो भी नॉलेज है वो मेरा खुद का है, तो वो हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरे आइडिया, मेरे इनोवेशन, मेरी नई जो भी चीज जिसको मैंने मतलब मार्केट में एज अ प्रोजेक्ट में लेकर आई हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेट का जो फिलॉसफी है ना वो कैसे काम करता है, वो फ्रीडम ऑफ, जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें मालूम चल गया कि हमें जिसको भी आप कह सकते हैं कोई भी जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है या फिर उसको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आपको अथाह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन क्या सबके पास वो डिग्रीज या फिर आपके पास वो मतलब जहां से भी आप वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक लेवल पे हो या फिर एलोपैथी में हो, तो हमें उसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हमने वहां पे क्या कर दिया, हमें फ्रीडम है उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने की। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या जाता है, ऑनरशिप के राइट के बारे में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आयुर्वेद के बारे में ही बात करूं,
आयुर्वेदा के बारे में बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके पर मतलब वो उसके पर प्रॉपर्टी राइट किसका आएगा। तो वहां से वो जो बुक से इंफॉर्मेशन रिलीज हुई, लोगों ने अपने अपने लेवल पे उसको इंफॉर्मेशन को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तो आयुर्वेदा इज नॉट द एग्जैक्टली राइट थिंग, लेकिन मैं आपको वैसे बताती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने कोई नया देखिए हमने नोट्स प्रिपेयर किए, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये सारे नोट मैंने 3 से 4 आपकी बुक से मिक्स करने के बाद आई एम जस्ट मेकिंग दैट पीपीटी। तो ये क्या हो गया, 3-4 रिसोर्सेज हो गए, उनके बाद मैंने खुद का माइंड यूज किया एंड आई एम मेकिंग इट राइट। तो क्या हो गया, अगर उसी इंफॉर्मेशन को मैं अब वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप से शेयर करेगा तो उसका क्रेडिट मुझे तो नहीं मिल रहा है ना। जहां से भी जिसके पास जा रहा है उसके पास रिसोर्स मिल गया, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का जो क्रेडिट था, हो सकता है मैं उसके लिए उन नोट्स के लिए मैं कुछ पैसा चार्ज करती तो आई शुड बी गेटिंग लाइक यू नो बेनिफिटेड फॉर द सेम, लेकिन वहां पे वो क्रेडिट उसको, क्योंकि आपका P2P फाइल को आपने शेयर कर दिया। सेम चीज क्या हो गई, इसी तरह की शेयर करने से आपके बॉर्डर को एक्सेस करना, ये सारे थ्रेट और मतलब ये थ्रेट आपके बहुत जल्दी मतलब अराउज हो जाते हैं। अब देखो फाइल शेयरिंग डिबेट को लेके भी हमारे पास क्या है कि एक्सेस डिस्कवरी वर्सेस रेवेन्यू प्रोटेक्शन। तो यानी इसीलिए आपका वो कॉपीराइट वाला इश्यू आता है कि आप उसको जैसे कुछ आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल नेटफ्लिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जो आप वहां पे जाके फ्रीली देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो पर्टिकुलर आपको कुछ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको डीपली जाना होगा तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसके लिए लाइसेंसिंग या फिर आपसे चार्ज किया जाएगा, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर चीज को देख पाएंगे। तो यही हो गया कि फाइल शेयरिंग का जो डिबेट है उसके ऊपर बात आ जाती है, जहां एक्सेस डिस्कवरी मतलब उसको एक्सेस कौन कौन करेगा, बनाया किसने है, और उसके बाद उसका रेवेन्यू प्रोटेक्शन भी हमें देना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मूवी का नाम ले देती हूँ, जैसे हमने मतलब एनी मूवी है ना, कोई भी मूवी का नाम ले देती हूँ, जो वो मूवी के साथ जो पर्टिकुलर नेटफ्लिक्स वाले के पास जो एक्सेस होगा, तो दोनों को उस चीज का फायदा होना चाहिए ना कि हमारी जो मूवी है वो आपके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है, तो उसका रेवेन्यू भी क्या होगा, वो आपको शेयर मतलब कि वो शेयर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। यही चीज हो गई सॉफ्टवेयर को लेके। सॉफ्टवेयर में ना 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है क्लोज सोर्स, दूसरी होती है ओपन सोर्सेज। इसमें क्या होता है, ये आपका इंसेंटिव बेस्ड होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कोई भी एक ऐसी चीज बनाई जिसका आपने रिसोर्स लोगों को नहीं दिया, यानी कि वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो आपने बनाया है लोगों से डिटेल नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं ओपन सोर्स में क्या होता है, हम जैसे फॉर एन एग्जांपल एथिक्स की ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, तो आपके रिसर्च के लिए वो हेल्प आउट किया ना। अगर उन्होंने उसको लॉक कर दिया, बहुत कम लोगों तक उसका एक्सेस होता, तो फिर वो सबके पास उसका सोर्स कहां से डेवलप हुआ, ये इंफॉर्मेशन कहां से गैदर करी, हमें उसका कोई आइडिया नहीं लगता। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी नई नई जनरेशन आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसी हिसाब से एथिक्स का रोल भी तो वाइडन होता जाएगा। तो ये तो अगर आपको रिसर्च करने का रिसर्च करने ही नहीं दिया तो ये कैसे पॉसिबल है। ओपन सोर्स को प्रमोट करेगा कि आप यहां तक हमने रिसर्च कर दी है, अब आगे की रिसर्च आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, है ना। अब देखिए स्टैंडिंग ऑन द जायंट शोल्डर इज चीपर व्हेन नो आईपी रिस्ट्रिक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम लोग है ना वीपीएन मतलब एक नई अपनी फोन के थ्रू अपनी लोकेशन को चेंज करके तो हम लोग कुछ टिकट्स को बुक करेंगे, जैसे फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कर लें, तो वो वहां पे अलग अलग कंट्रीज के लेवल पे दिखाएगा। अगर उसको बार बार, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करनी है तो हो सकता है अगर आप एक ही चैनल से बार बार उसको एक ही मतलब प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं तो हो सकता है 2-3 बार में आपको उसके प्राइसेस, काफी प्राइसेस में हाइक्स को आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे आपने क्या कर दिया, आईपी रिस्ट्रिक्शन उस चीज के ऊपर डाल दी, मतलब उसको उसके आईपी को वो डिकोड नहीं कर पा रहा है, तो पॉसिबली आप वहां पे क्या कर पा रहे हैं, उन चीजों को आप बहुत इजीली मतलब कि आप मतलब चीपर लेवल पे उसको उस टिकट को आप बुक कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि शोल्डर्स इज चीपर व्हेन नो आईपी रिस्ट्रिक्शन। अगर मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर वहां पे आईपी की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो कंपेयर मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजीली गैदर करना हो सकता है। अब देखिए एथिकल हैकिंग टेस्ट वल्नरेबिलिटीज टू द स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है एथिकल हैकिंग का मतलब क्या हो गया। देखिए हैकिंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आई हैव अ सोशल मीडिया एंड आई एम ऑलरेडी एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी व्हिच कैन हार्म द पब्लिक। अगर मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूं जहां पे हार्म मतलब हो सकता है पब्लिक को, तो वहां पर गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो मेरे पर्सनल सोशल मीडिया को वो कैप्चर कर सकती है। दूसरा मैं आपको समझाती हूँ, हैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर वहां पर जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं कोई कंपनी
मैं कोई ऐसा सेटअप बना रही हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने एक इंसान को हायर किया और मैंने कहा कि इसको ना तुम्हें ब्रेक करके दिखाना है, हैक करके दिखाना है। लेट सपोज फेसबुक को हैक करके दिखाना है, तो पहले मैंने फेसबुक बनाया, वहां पे लोगों ने उसमें रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद लोगों को मैंने एक ऐसा इंसान हायर किया जो कि उसको हैक करके देखेगा कि क्या वहां पर तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी है कि किसी पर्सनल आइडेंटिटी को तुम रीच कर पाओ, क्योंकि वो कुछ लोगों के पास एक्सेस होता है, क्योंकि जब वो किसी नेशनल थ्रेट या फिर आपके इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी बात होती है तब उनके पास राइट है, वो भी गवर्नमेंट के पास प्रोटोकॉल होते हैं उसके, कोई भी आम आदमी उसको हैक नहीं कर सकता। अगर वो हैक कर गया है तो यानी कि आप उसके अंदर अपनी लीकेजेस छोड़ी हुई है, तो ये हो गया एथिकल हैकिंग, जिसके अंदर आपके पास इंटेंशन सिर्फ ये है कि हमें वो हम उसको हैक करने की इसलिए कोशिश करेंगे कि कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर काम कर पाए। दूसरा कि हम जिसको हायर कर रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, आपने बहुत स्ट्रांग अपनी लॉक बना लिया और आपने किसी को हायर किया कि अब इसको तुम्हें अनलॉक करके देखना है, ताकि हम देखना चाहें कि इसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, कि मतलब इसको कितने लेवल तक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी इसको अनलॉक करने में, है ना। अब हम बात करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और आपके डिजिटल डिवाइड के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होती है, यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी आंख बनाए रखती है, उसे कंट्रोल करती है। जैसे इंटरनेट इज अ मीडिया फ्रॉम द एक्सेस बाय सिटीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय ईच गवर्नमेंट विद इट्स ऑन बॉर्डर। जब इंटरनेट के बारे में जब हमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब लेने की इंफॉर्मेशन है, तो उसके अंदर एक आपका पर्सपेक्टिव आ जाता है कि गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में हो, यानी वहां पे जो भी इंटरनेट चल रहा है वहां पे गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे आपको बोला गया 18+ ही देख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन वहां पे देना एज पर द एज वो ठीक नहीं रहेगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर वहां पे कोई भी, जैसे ये तो हो गया आपका कि मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज के लिए या पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को वो कर रहे हैं। अब ऐसे ही आपका गेमिंग का भी, गैम्बलिंग का भी हो गया। अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं तो अगर वहां पे, क्योंकि हम तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप चाहते हो आपका ऐसा मिसयूज ना हो, तो आपको चाहिए होगा ना कि गवर्नमेंट उस पर क्या करे, कंट्रोल कर पाए। एक इसमें पर्सपेक्टिव ये बनता है। दूसरा बोलते हैं कि नो गवर्नमेंट सॉवरेनिटी, मतलब गवर्नमेंट को इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो गवर्नमेंट हैव नो सॉवरेनिटी ओवर द इंटरनेट, कोई कंट्रोल नहीं करेगा। नो इलेक्टेड अथॉरिटी, इसके लिए कोई आपकी चुनी हुई कोई अथॉरिटी भी नहीं बनेगी, कोई अधिकार नहीं है उसको रूल करने का। नो एनफोर्समेंट फील्ड, इसके ऊपर कोई भी एनफोर्समेंट नहीं लगाई जानी चाहिए। एक पर्सपेक्टिव ये बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी एरिया में जब कुछ केओस आ जाता है तो गवर्नमेंट वहां की सोशल मीडिया को बैन करने के लिए वहां का इंटरनेट ही बंद कर देती है। तो वहां का इंटरनेट बंद करने का रीजन क्या है, ताकि वहां पे उन मुद्दों को और भड़काया ना जाए। तो इंटेंट तो क्लियर है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू कि गवर्नमेंट उसकी सॉवरेनिटी को क्या करेगी, गवर्नमेंट को उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉडी को लेकर बात कर रहे हैं कि इंटरनेट है ना, वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कैसे भी काम कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर रहा है। सो इंटरनेशनल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है ताकि आप उस लीगैलिटी को क्या कर पाए, अलग अलग कंट्रीज में जो भी लीगैलिटी उसको आप मतलब लीगली उस चीज के ऊपर आप काम कर पाए। तो ये हमारे हो गए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसका हम एथिकल ग्राउंड पे चीज देख रहे हैं। अब होता है डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हो गया, देखिए अनइक्वल सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन दोस विद एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोस विदाउट, यानी कुछ लोगों के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की अथॉरिटी है और कुछ लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन नहीं, वो डिजिटल मतलब कि वो जो भी हम सेटअप यूज कर रहे हैं उसको यूज करने की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं, द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड सेपरेशन कंट्री एंड द रीजन other online concern including sexuality, pornography, regulation, child protection and legal online gambling across the jurisdiction। यानी कि इसका अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, डिजिटल डिवाइड का मतलब इन शॉर्ट हिंदी में क्या होता है कि हम जो भी डिजिटली यूज कर रहे हैं उसको हमें बायरफिकेट करना है कि ये समाज का वो सेक्शन इसको यूज कर सकता है, ये समाज का वो सेक्शन है जो उसे यूज नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम क्या कहते हैं पोर्नोग्राफी के बारे में बात हो गई, चाइल्ड मतलब कि कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंटेंट हो गया, उसके लिए मतलब वहां पे एक्सेस मतलब क्या होता है, लिमिटेड करना पड़ता है, क्योंकि वो एक इंटरनेट का वो सेक्शन हो गया जिसका नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा है। तो उस नेगेटिव रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बनाते हैं डिजिटल डिवाइड, ताकि लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन ज्यादा ऑनलाइन रहे जिसको वो अच्छी तरीके से मतलब कि मास बेनिफिट के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए अच्छे से यूज कर रहे हैं, किसी तरह का नुकसान ना हो पाए। ये होता है आपका डिजिटल डिवाइड, यानी कि हमें डिजिटल एथिकल लेवल पे उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोगों को उससे होने वाले जो भी कंसर्न है, मतलब चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो चाहे वो बुजुर्गों से रिलेटेड हो, उसका उनके ऊपर गलत इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ब्लू व्हेल करके गेम आया था,
उसको इंडिया के अंदर लीगल नहीं किया गया। क्यों? अब उसके अंदर जो भी नए नए जो स्टेजेस बनाए गए थे, लोगों के पास है ना, मतलब उन स्टेजेस को क्लियर करने के लिए लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम कर रहे थे और उसका बहुत भारी नुकसान देखा गया। तो इस तरह की जो गेमिंग होती है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। वही काम करता है डिजिटल डिवाइड कि किसको एक्सेस देना है और उसके ऊपर कौन से प्रोटोकॉल से कौन से रेगुलेशन होंगे ताकि आप उनको यूज भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की नजर बनी रहे। तो ये हो गई कुछ आपके, हम यहाँ पे कंप्यूटर के एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि हम कंप्यूटर का कहां पे एथिकल लेवल पे यूज करें, कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है एज अ वेपन, चाहे किसी को हर्ट करना हो, हार्म करना हो, डैमेज करना हो। तो ये जैसे किसी की फोटोज हैक कर लेना, गलत तरीके से रिलीज कर देना, तो एथिकल ग्राउंड की जो हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी उनमें फर्स्ट आपका ये रूल आ जाता है। सेकंड बात करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी है सबकी, किसी की भी पर्सनल आइडेंटिटी या फिर उसमें कोई इंटरफेरेंस हमारा नहीं होना चाहिए, ताकि हम डिजिटली टास्क और सिस्टम को क्या कर पाए, मतलब जो भी अपने डिजिटली टास्क कर रहे हैं उसके अंदर हमें इंटरफेयर नहीं करना है। तीसरा होता है प्राइवेसी, जो है हमारा वो सेक्रेड है, सबकी प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, खुद की भी और औरों की भी। तो किसी और के मैसेजेस को एक्सेस करना, किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस करना, ये गलत होगा। फिर देखते हैं ऑनेस्टी इज नॉन नेगोशिएबल। डेफिनेटली किसी का भी कोई डाटा है, हो सकता है आपको लगे कि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, नोट्स हो गए, उसके लेक्चर्स हो गए, उसके कंप्यूटर को किसी भी तरह से एक्सेस करना, स्टील करना, कोई भी फ्रॉड करना या इन मिसअप्रोप्रिएट तरीके से यूज करना इज अ क्राइम, है ना। फिर देखते हैं डू नॉट स्प्रेड लाइज, कोई भी गलत तरीके की इंफॉर्मेशन मिसलीड नहीं करना। हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो जाए तो फिर लीगली भी उन लोगों को वहां पे जवाब देना पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया कि कंप्यूटर का यूज है ही नहीं हमें, मतलब इस तरीके से हम लोग कोई झूठ फैलाने के लिए हम उनको यूज करें। तो ये कुछ आपकी एथिकल वैल्यूज है व्हाइल वी आर यूजिंग कंप्यूटर, राइट। तो ये क्या हो गया कि जहां पे हम कोई भी फैब्रिकेशन, मतलब कि कोई फॉल्स या फिर डिस्टॉर्ट और वेपन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ऐसे दुनिया को ना दे। फिर आ जाता है ऑनर इंटेलेक्चुअल एफर्ट का, मतलब कोई भी, सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने खुद की बनाई है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको जो भी उसका प्रपोर्शनेट, चाहे राइट है, चाहे वो आपका मॉनिटरी हो या फिर वो जो भी क्रेडिट मानते हैं, उसके ऊपर उनसे अधिकार उनसे लिया जाना चाहिए अगर आपको वो इंफॉर्मेशन आपकी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प कर रही है। तो देखो, इसको हम यूज नहीं करें, अगर आप इंटेलेक्चुअल उसको यूज, मतलब या तो उनसे परमिशन लेंगे, नहीं लेंगे तो वो यूज नहीं होनी चाहिए। कॉपी और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर को ऐसा ना कर पाए, है ना। फिर देखिए डू नॉट एक्सप्लॉइट शेयर्ड रिसोर्सेज, जो भी आपके शेयर्ड रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए उसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि वो फेयर कंपनसेशन कर पाए और वायलेशन ऑफ ट्रस्ट ना हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर उनका, मतलब उस कोर्स को, मतलब वो अगर आपने ले भी लिया तो ऐसा नहीं है ना कि आप उनको दोबारा से आप उनको सेल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाएंगे तो वो वायलेशन ऑफ ट्रस्ट भी हो गया, है ना। फिर देखिए क्रेडिट बिलोंग्स टू इट्स क्रिएटर, जो चीज बना रहा है उसको हम अपना चोरी करके अपना नहीं बता सकते, तो वो ना तो क्लेम करे ना चोरी करे और उसका मिसयूज तो बिल्कुल ही ना करे। वो इंटेलेक्चुअल जो उसका राइट है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। थिंक बिफोर यू बिल्ड का मतलब क्या है, जो भी प्रोग्राम और सिस्टम को आप सोशली बना रहे हैं उसका आपको कंसिक्वेंस देखना पड़ेगा कि आप इसको बना क्यों रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर उसका कोई भी किसी भी तरह का अगर हार्म है तो वो आपको करने से पहले यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, राइट। टेक्नोलॉजी का जो शेयर्ड है ना, टेक्नोलॉजी शेयर्ड स्पेस का मतलब क्या है कि हम जो कंप्यूटर होते हैं वो ऑलवेज एंगेज होते हैं ताकि हम डिग्निटी, कंसिडरेशन, रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फेलो ह्यूमन बीइंग को मतलब कंसीडर करें। यानी यहाँ पे हमारा पर्सनल यूसेज कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेशन गेन करना, हमारी जो भी रोजमर्रा की जो लाइफ होती थी उसके अंदर हम लोग काफी चीजों में जो टाइम एंगेजिंग था, जैसे एआई भी आपकी लाइफ को काफी इजी कर रहा है, तो उसको उतना ही यूज करना। क्योंकि अगर आप उसको देखो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, एक लिमिट तक यूज करने के बाद वो सब्सक्रिप्शन के बारे में मांगते हैं। तो पहले वो आपको अपने सारे फीचर्स दिखाते हैं, उसके बाद फीचर्स दिखाने के बाद दे आस्क यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन और यू कैन यूज द टूल। तो ये क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी का एक शेयर्ड स्पेस है, उसको उतना यूज कंजप्शन करने के बाद यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि उनको जो भी टेक्नोलॉजी है उनको भी उसका हार्म ना हो और उसका हम इनएप्रोप्रिएट तरीके से यूसेज ना कर पाए। अब आ जाते हैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे हम लोग हर बार क्लास के बाद, मतलब पूरी क्लास के बाद करते हैं। तो देखो, पहला, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स is a recipe for the erosion of democratic institution and the rise of authoritarian tendencies. In this context, discuss the foundational principle required to restore public trust in political power. 150 वर्ड में लिखना है। यानी कि अगर आपका पॉलिटिक्स में एथिक्स ना रोल प्ले हो तो डेमोक्रेटिक जैसे इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल डिग्रेड होते चले जाएंगे। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? और राइज हो, और उसके बाद ये आपका बढ़ावा देता है जिसमें अथॉरिटी एक के हाथ में ही चली जाएगी। इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो कि रिक्वायर्ड है ताकि पब्लिक के ट्रस्ट हो और पावर को आप रिस्टोर कर पाए। सेकेंड आता है द इंडियन सिविलाइजेशन इथियोस
sorry, ethos has traditionally rejected anthropocentrism in the favor of more inclusive environmental morality. So evaluate this statement light of the Indian traditional wisdom and its modern constitutional framework. तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ये ह्यूमन सेंट्रिक हो गया है ना, ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। तो क्वेश्चन ही क्या है आपका कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो ट्रेडिशन है ना वो रिजेक्ट करता है ह्यूमन सेंट्रिक होना, क्योंकि वो सबकी ग्रोथ के अंदर यानी एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करेंगे आप ट्रेडिशनल विजडम के साथ और उसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ के इस आंसर को आप लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात कर रहे थे ना वसुधैव कुटुंबकम, और फिर हमारी कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसके ऐसा कुछ मिक्स करके आपको ये आंसर लिखना है। अब स्पोर्ट्स और साइबर एथिक्स में हमने टॉपिक लिया है, ethical behavior is often tested in the specialized environment, whether on sports field through the gamesmanship or in cyberspace through the bracketed morality. True ethics, however, reject the idea that any realm is moral. तो क्या कह रहे हैं, ethical behavior आपके ओफन टेस्टेड होते हैं आपकी स्पेशल एनवायरनमेंट में। जब तक आपको कोई ब्राइब के लिए बोल ही नहीं रहा तब तक आपके एथिकल वैल्यूज तो बने ही हुए ना, नोबडी इज चैलेंजिंग देम। तो ये क्या कह रहा है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स का फील्ड हो, गेम्समैनशिप हो या फिर आपका साइबर स्पेस हो, तो इस मोरालिटी को ब्रैकेट करने का जो सिस्टम है वो क्या है, वो स्पेशलाइज एनवायरनमेंट में इन्होंने कहा है तब टेस्ट किया जाता है। जबकि हाउएवर रिजेक्ट द आइडिया दैट एनी रेल्म इज अमोरल, यानी कि कोई भी जो जितने भी हमारे सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं वो मोरली लेवल पे मतलब कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे गेम्समैनशिप को स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, और फर्दर आपको इसको इवेल्युएट करना है डिजिटल डिवाइड के साथ एंड द प्राइवेसी इशू के साथ, जो कि साइबर एथिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई एम होपिंग इट कि आज के जो टॉपिक है उनको देखने के बाद आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो यू नो दिस इज द लेक्चर 8 जहां पे हमने अप्लाइड एथिक्स का कैसा पार्ट देखा है कि एथिक्स का आपकी जो डेली लाइफ के अंदर, चाहे वो आपके पॉलिटिक्स का पार्ट हो, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स का पार्ट हो, चाहे वो आपको डिजिटल का मतलब कि आपके इंटरनेट का पार्ट हो, उसमें इंटरनेट का क्या कहते हैं एथिक्स का क्या रोल प्ले होगा। सो ये टॉपिक आज यहाँ पे कवर होता है। आई विल सी यू इनटू द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।